हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, हम लोग इस समय यूपी बोर्ड का अनसॉल्व सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और हमने लिया हुआ है 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन 2020 के। और इसमें हमने सेट लिया है 346 भी। और इसका पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे 5 का, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है, आप क्वेश्चन पढ़िए, फिर उसके बाद हम लोग एक एक करके इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आप देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे 5A का क्वेश्चन ए, ठीक है। अब इसमें ड्रा द ग्राफ बिटवीन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। तो ग्राफ ऐसे हमारा बनेगा स्टूडेंट, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी के बीच, ठीक है। ये हमारी लाइन होगी, ठीक है। ये जो हमारा ग्राफ बनता है ऐसा बनता है स्टूडेंट। इधर का भाग हमारा डॉटेड होता है क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ न्यू नॉट होती है। देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति, ठीक है स्टूडेंट। इधर जो बढ़ता है ये न्यू है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, और इसको आवृत्ति लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और इधर होती हमारी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी के होती है। के यानी ये है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और इसको कहते हैं गतिज ऊर्जा। क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ जो होता है हमारा वर्क फंक्शन होता है W, ये हमारा है ओरिजिन, ठीक है। ये ग्राफ ऐसे आप बना लेंगे। और इसकी स्लोप निकालने के लिए स्टूडेंट यहाँ से हम लोग ऐसे एक 90 डिग्री वाला ट्रायंगल बनाते हैं। ये 90 डिग्री वाला, और ये थीटा होता है। तो tan थीटा जो इसका निकलता है वही हमारी स्लोप होती है, ठीक है स्टूडेंट। और इसमें हम लोग लिखेंगे फ्रॉम आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। यानी आइंस्टीन के हिंदी वाले आराम से लिख लेंगे, ये सब तो हिंदी हमने लिख ही दिया। ग्राफ बनाना है
ये न्यू नॉट यहाँ दिखाने का एक नंबर है इसका, ठीक है, और एक नंबर ग्राफ खींचने का है, और एक नंबर में प्लांक कांस्टेंट यहाँ निकालने का है जो कि इसका स्लोप होगा फ्रॉम आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो काइनेटिक एनर्जी को ई के भी लिखते हैं, ठीक है, तो ई के इज इक्वल टू ठीक ई माइनस डब्लू। ई क्या है? एनर्जी ऑफ फोटॉन। डब्लू क्या है? वर्क फंक्शन। ई के तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी लिखी है, वेयर ई इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटॉन, एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक, फोटॉन की ऊर्जा, और डब्लू है वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन यानी कार्यफलन। डब्लू क्या है? कार्यफलन है। अब इससे देखो स्टूडेंट, फोटॉन की जो एनर्जी होती है ई के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्लू हुआ, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हुआ। फोटॉन की एनर्जी एच न्यू होती है, आप पढ़ ही चुके हैं, इक्वेशन 2 हुआ। अच्छा, इसको अगर हम कंपेयर कर दें स्टूडेंट, कंपेयर बाय किससे कंपेयर कर दें स्टूडेंट? y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी से कर दें, तो ये लाइन का इक्वेशन होता है। जब ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका अगर इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी कर दें, तो यहाँ y की जगह ई के है, x की जगह न्यू है, और c कांस्टेंट है, तो वर्क फंक्शन भी इसका कांस्टेंट है, w कांस्टेंट है जो है। तो यहाँ से स्लोप ऑफ द ग्राफ हुई, ठीक है, स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ, ठीक, और ग्राफ की स्लोप यहाँ से देखें तो tan थीटा होती है, और tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? m होती है, और m किसके बराबर यहाँ पर? h के बराबर है। तो यहाँ ग्राफ की स्लोप h है, ठीक है। जब काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ होगा तो स्लोप h होगी, अगर इधर पोटेंशियल का ग्राफ हो जाएगा तो स्लोप h/e होगी। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग दूसरा देखेंगे 5b, यानी कह रहा राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। देखो स्टूडेंट, वी नो दैट induced EMF in a coil, induced EMF in a coil, ठीक है स्टूडेंट। हम जानते हैं कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल, यानी किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का कुंडली में फार्मूला क्या होता है? इज इक्वल टू माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी होता है, ठीक है स्टूडेंट। यानी यहां से एल की वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट? एल इज इक्वल टू ई अपॉन माइनस का डी आई अपॉन डी टी, माइनस डी आई अपॉन डी टी। एल क्या है स्टूडेंट? सेल्फ इंडक्टेंस है, उसी की डेफिनेशन पूछ रहा है एल की। ई क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ लिखा ही है। आई क्या है? धारा है, करंट है। तो डी आई अपॉन डी टी क्या? रेट ऑफ चेंज इन करंट, ठीक है, धारा में परिवर्तन की दर। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, अगर इसको हम 1 ले लें, इसको 1 ले लें, इफ डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू -1 एम्पियर पर सेकेंड, ये 1 एम्पियर पर सेकेंड लिखा हुआ है, ठीक है। देन तब हमारा एल कितना हो जाएगा स्टूडेंट? एल इज इक्वल टू ई अपॉन -1 हो जाएगा,
यानी एल आ जाएगा हमारा स्टूडेंट, ई आ जाएगा। हम लोग इसी से डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट। अब इससे डिफाइन कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखो स्टूडेंट और लिखो डेफिनेशन। यहाँ से कलम और कॉपी उठाइए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश वाले दोनों नोट करिए, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, डेफिनेशन सुनिए स्टूडेंट, हिंदी वाले सुने। यदि किसी कुंडली में धारा 1 एम्पियर पर सेकेंड की दर से परिवर्तित हो रही है, ठीक है, वो चाहे घटे या बढ़े दोनों स्थितियों में होगा। 1 एम्पियर पर सेकेंड की दर से परिवर्तित हो रही है तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं, यानी यही विद्युत वाहक बल स्वप्रेरण गुणांक है। इफ करंट इन ए कॉइल इज चेंज्ड विद द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड, then induced EMF in the coil is known as self inductance of the coil, that is L is equal to E हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, इसके साथ एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, हम लोग उसको देखेंगे। यहाँ न्यूमेरिकल दिया, करंट इन ए इंडक्टेंस ऑफ 5 हेनरी। अब इसका न्यूमेरिकल इसी का है, IL दिया हुआ है 5 हेनरी H, 5 हेनरी इज चेंज्ड फ्रॉम 12 एम्पियर टू 7 एम्पियर। I1 इज इक्वल टू 12 एम्पियर, I2 इज इक्वल टू 7 एम्पियर, ठीक है, इन 0.1 सेकेंड। डेल्टा टी हमारा हो गया 0.1 सेकेंड, ठीक है। अब कह रहा कैलकुलेट द इंड्यूस्ड EMF, तो इंड्यूस्ड EMF इस फार्मूले से लगा लो स्टूडेंट, इससे निकाल लो। इंड्यूस्ड EMF, ठीक है, E इज इक्वल टू माइनस L डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। वैल्यू रख दो स्टूडेंट यहाँ पे, और इसको थोड़ा बड़ा करना चाहो तो कर लो, माइनस का L और डेल्टा I को लिख दो I2 माइनस I1 अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। आप वैल्यू रख लो तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ भी रख सकते थे। E इज इक्वल टू माइनस L हमारा कितना दिया 5, ठीक है। ऊपर करंट क्या हो रही है, I2 कितना 7, I1 है 12, तो हो गया 7 माइनस 12 अपॉन डेल्टा टी कितना 0.1 सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट। E इज इक्वल टू हो गया -5, ऊपर कितना आया स्टूडेंट, यहाँ देखो 7 माइनस 12 का -5 हो गया और नीचे आ गया 0.1। अब इधर देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 25 पॉइंट हटा दिया तो कितना हो गया स्टूडेंट, E इज इक्वल टू 250 वोल्ट, यही आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग 5C यानी गा पढ़ेंगे। इसमें कह रहा है कि ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। ये सर्किट हमने बनाया है व्हीट स्टोन ब्रिज का, ठीक है। एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द कंडीशन ऑफ बैलेंस स्टेट ऑफ द ब्रिज बाय किरचॉफ्स लॉ, यानी किरचॉफ के नियमों का यूज करके इसकी संतुलन की स्थिति का प्रतिबंध आपको डिराइव करना है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, in the circuit reading of galvanometer is 0, reading of meter is 0, ठीक है। गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 है। दिस इज बैलेंस कंडीशन,
दिस इज बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन, दिस इज बैलेंस्ड कंडीशन। ठीक है, ये बैलेंस की स्थिति है, संतुलन की स्थिति है। यानी जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग शून्य है इन द परिपथ, इन द सर्किट यानी परिपथ में गैल्वेनोमीटर की रीडिंग यानी गैल्वेनोमीटर का पाठ्यांक 0 है और यह कंडीशन जो है संतुलन की स्थिति में है। एंड एट बी एंड डी पोटेंशियल आर सेम, पोटेंशियल्स आर सेम। ठीक है, बी और डी पर पोटेंशियल सेम है, इसमें कोई करंट नहीं है। तो सपोज कर लो इधर से करंट आई ऐसे जा रही है, तो इस डायरेक्शन का करंट I1 ले लेते हैं, इस डायरेक्शन का करंट I2 ले लेते हैं। तो जो जब इसमें कोई करंट नहीं आनी है तो जो I1 इधर जा रहा था वही I1 इधर आ जाएगा और जो I2 इधर जा रहा था वो I2 इधर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इधर देखो स्टूडेंट, अगर हम इसमें मेष लॉ अप्लाई करें तो ऐसे करंट इधर जा रही है, ऐसे करंट इधर जा रही है। देखिए करंट पर हमने एरो लगाया, ये करंट ऐसे आ रही थी, इसका एरो ऐसे हमने लगा दिया है। ठीक, ऊपर वाली करंट ऐसे जा रही थी, इसका एरो हमने ऊपर की तरफ लगा दिया। इधर में करंट ऐसे जा रही थी, इसका एरो हमने इधर लगा दिया। इसमें करंट ऐसे जा रही थी, इसका एरो हमने ऐसे लगा दिया। ठीक है स्टूडेंट, बाय यूजिंग किरचॉफ्स मेष लॉ in mesh ABDA, in mesh ABDA। ठीक है, अब इसमें किरचॉफ्स लॉ के लिए ABDA अगर हम बता दें स्टूडेंट, तो इस कंडीशन में देखो क्या आएगा स्टूडेंट, इधर से जो हमारा है करंट इनटू रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस है P, करंट है I1, P रेजिस्टेंस है इसका, PI1 माइनस, इधर का माइनस इसलिए कि अगर ऐसे हम चलाएं तो ऐसे बनेगा सर्किट ऐसे, लेकिन ये चल रहा है इधर, तो ये माइनस का RI2 R इज इक्वल टू, यहाँ से इनके बीच जो है पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, क्योंकि दोनों पर पोटेंशियल सेम है, तो ये हो गया 0। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं PI1 इज इक्वल टू RI2। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब दूसरा मेष लगाइए, इन मेष BCDB। ठीक है, और इस मेष में देखो स्टूडेंट I1 इंटू Q, तो ये हो गया QI1 माइनस, इधर का माइनस हो जाएगा SI2 इज इक्वल टू, फिर इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 0 होगा, क्योंकि जो पोटेंशियल यहाँ है वही यहाँ पे है, यहाँ लिखा हुआ B एंड D आर सेम पोटेंशियल, पोटेंशियल्स ऑफ B एंड D आर सेम लिखा, देखिए एंड एट B एंड D पोटेंशियल्स आर सेम लिखा हुआ है, यानी विभव समान है। तो ये हो गया दूसरे में, फिर QI इज इक्वल टू, इधर कर दिया I2 हो गया SI2, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब डिवाइड कर दो स्टूडेंट, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1
डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। एक को 2 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो क्या आया, Pi1 अपान Qi1 इज इक्वल टू Ri2 अपान Si2। ठीक, I1 कट गया, I2 कट गया, P अपान Q इज इक्वल टू R अपान S। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हुआ। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंसेस ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, यानी यह संतुलित व्हीटस्टोन सेतु के प्रतिरोधों का संबंध है और ये इसी की कंडीशन है। दिस इज कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। 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 यह संतुलित व्हीटस्टोन सेतु का एक आवश्यक प्रतिबंध है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे सीगा का आर वाला क्वेश्चन। इसमें आर दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें दिया द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर इज, ए दिया हुआ है, ए दिया है 1 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। ठीक, कह रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी हुई है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन n दिया हुआ है 2 × 10⁻28, 2 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब। ठीक है, करंट 3.2 एम्पियर, आई दिया हुआ है 3.2 एम्पियर। ठीक है, इज फ्लोइंग इन द वायर, फाइंड करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखेंगे स्टूडेंट, पहला करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, धारा घनत्व। यानी धारा घनत्व हम लोग जे लिखते हैं, J = I/A होता है। करंट डेंसिटी को क्या कहते हैं, धारा घनत्व। J = I/A होता है और I दिया है स्टूडेंट 3.2 और A हमारा दिया है 1 × 10⁻⁻7 इज इक्वल टू 3.2 10⁻7 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, करंट डेंसिटी हम लोगों ने निकाल लिया स्टूडेंट। अब हम लोगों को ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, तो करंट डेंसिटी फार्मूला क्या होता है, J = NEVD होता है। करंट डेंसिटी का एक फार्मूला क्या होता है, J = NEVD, या VD = हो गया J/NE। J की वैल्यू रख दो स्टूडेंट 3.2 10⁻, ये सेकेंड पार्ट है यहाँ से। ठीक है, 3.2 10⁻7 हुआ अपान n हमारा कितना है स्टूडेंट, n हमारा है यहाँ 2 × 10⁻28
ई हमारा होता है 1.6 10⁻⁻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 ⁻
हो गया 3.2/3.2। ठीक, नीचे का देखो 16 2 या 32, तो पॉइंट है 1.6 है, 3.2 हो गया। पावर हो गई स्टूडेंट, देखो ये हो गया हमारा 10⁻7 प्लस का हुआ, ये ऊपर गया 28 माइनस का हुआ, ये 19 ऊपर गया 19 प्लस का हुआ। ठीक है स्टूडेंट, ये इससे डिवाइड हो गया, ये आ गया 1 इंटू, अब यहाँ पावर कितनी बची 10⁻⁻2 बचा, इतना मीटर पर सेकेंड हो गया। ये हो गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है ना, यानी अनुगमन वेग हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ओके। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग डी यानी घा देखेंगे, 5 घा। इसमें दिया हुआ स्टूडेंट स्कैटरिंग ऑफ लाइट के क्वेश्चन है, तो यह इस वर्ष कोर्स में नहीं है, इस वर्ष कोर्स में नहीं है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे ई देखेंगे स्टूडेंट, ई यानी अंगा। ठीक, अंगा में देखिए स्टूडेंट, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ ए टेलीस्कोप इज 1 मीटर दिया है। टेलीस्कोप के लिए एफओ दिया है 1 मीटर। ठीक है, 1.0 मीटर लिखा है, 1.0 मीटर लिखा है। When final image is formed at least distance of the distinct vision, then distance between the lenses is 1.05 मीटर दिया है। तो लेंस बिटवीन, तो ये हो गया लेंथ एल इज इक्वल टू दिया है 1.05 मीटर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, कह रहा फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। आप देखो स्टूडेंट, इतना ही हमें दे रखा है, और हमारी जो होती है इसकी एल का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमारा होता है एल इज इक्वल टू एफओ, एल इज इक्वल टू एफओ प्लस यूवी की जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो होता है। ठीक है, और यहाँ देखो ये दिया है 1.05, ये हो गया 1.0 और प्लस हो गया यूवी की पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो इसको इधर कर दो, माइनस हो जाएगा, यूवी की पॉजिटिव वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट 1.05 माइनस 1.0 इज इक्वल टू 0.05 मीटर हो गया। ठीक, ये हो गया हमारा यूवी। आप देखो स्टूडेंट, इसको अगर हम सेंटीमीटर में कर लें तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आप देखो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। अब यूवी की वैल्यू तो माइनस में होगी ना, माइनस का 5 सेंटीमीटर आया। ठीक है, ये तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू होती है 5 ना, लेकिन यूवी जो होगा लेंस के बाईं साइड में होगा, लेफ्ट साइड में होगा, तो 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, यूवी हमारा क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। अब दे रहा है इसमें स्टूडेंट हमारा वी दे रहा वीई, ये है माइनस का 25 सेंटीमीटर। कह रहा है कि डिस्टिंक्ट विजन पर बनता है 25 सेंटीमीटर पर बनता है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, फार्मूला 1/F इज इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE। वैल्यू रख दो स्टूडेंट,
1/-25 और माइनस माइनस प्लस हो गया 1/5। एलसीएम कर लो स्टूडेंट, 25 हो गया, ये माइनस का 1 हो गया, ये प्लस का 5 हो गया, इज इक्वल टू आ गया 4/25। ठीक है स्टूडेंट, यानी एफ ई कितना आ गया, एफ ई इज इक्वल टू 25/4, दैट इज 6.25 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, एफ ई का एक पहला आंसर तो ये निकल आया हमारा, एफ ई की वैल्यू आ गई 6.25 सेंटीमीटर। मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी। वैल्यू रख दो स्टूडेंट, एफ ओ कितना दिया है, एफ ओ हमारा है 1 मीटर, इसको हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ हम सब सेंटीमीटर में तो उसे भी लिखेंगे, माइनस का 100, एफ ई हमारा है 6.25 और 1 प्लस एफ ई है 6.25 और डी है हमारा 25। ठीक है स्टूडेंट, इज इक्वल टू माइनस का 100/6.25, 1 हो गया और इसको इससे डिवाइड कर दिया, 1/4 हो गया। देखिए 6, यहाँ देखो 4 से डिवाइड करने 25 को 6.25 आया है, तो इसके नीचे 6.25 आ गया, 4 इधर आ गया तो 1/4 आ गया। एलसीएम कर दिया स्टूडेंट हमने इसका, तो माइनस का 100/6.25 इंटू एलसीएम किया, 4 1 जा 4, 1 5, 5 हुआ 4। फिर देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा ना, देखो आराम से आ जाएगा। ये हो गया माइनस का 500 इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर 25 आ गया, ये m हुआ, यानी इससे m की वैल्यू आ गई माइनस का 20, ये आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट।